हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो दोस्तों, चाहे वो पुराना एक्ट हो 1961, चाहे वो नया एक्ट हो 2025, दोनों में ही रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में ही कवर्ड है। ठीक है। और जहां तक पॉलिसी लेवल चेंजेस की बात है, पॉलिसी लेवल चेंजेस दोस्तों नहीं है, यानी जो लॉ पहले था लॉ वही है। ठीक है। फिर चेंज क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, बिफोर गेटिंग इनटू द चेंजेस, पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिक प्रोविजंस क्या है, चाहे वो पुराने एक्ट में हो चाहे वो नए एक्ट में हो, दोनों में बेसिक प्रोविजन सेम है। और वो क्या है? एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है? या तो वो 182 डेज इंडिया में रिसाइड करे ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, या फिर उस साल में सिर्फ 60, जिस साल में हम चेक कर रहे हैं 60, और उससे पिछले 4 साल में 365। तो ये दो बेसिक कंडीशंस हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। पहले भी यही था, अब भी यही है। एक जो नोटेबल चेंज आप जिसकी बात कर सकते हैं, अब वर्ड्स यूज्ड है टैक्स ईयर, पहले होता था प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, ये तो हम जानते हैं। ये तो हो गई बेसिक कंडीशंस। इंडिविजुअल में हमें यह भी देखना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी इन दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आप रेजिडेंट तो बन गए। अब हमें देखना है कि क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? एडिशनल कंडीशंस, वो भी वही है जो पुराने एक्ट में थी। ठीक है सर, वो क्या है कि पिछले 10 टैक्स ईयर में से आप 2 या उससे ज्यादा, 2 और मोर टैक्स ईयर आप रेजिडेंट हैं एज पर द बेसिक कंडीशंस। एंड पिछले 7 टैक्स ईयर्स में, लास्ट 7 टैक्स ईयर्स में आप 730 डेज इंडिया में हैं। तो अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप बन गए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेसिक में से कोई एक सेटिस्फाई कर दिया, रेजिडेंट बन गए। और ये दोनों एडिशनल सेटिस्फाई कर दिए तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। और दोनों में से अगर एक भी नहीं होता सेटिस्फाई, या दोनों नहीं होते, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये प्रोविजंस जो पुराने एक्ट में थे, नए में भी वही हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो पुराने एक्ट में भी थे और नए एक्ट में भी वही हैं, वो क्या है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है who leaves India as a crew of Indian ship or for employment outside India, कि आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, देन जो बेसिक कंडीशंस हमने पढ़े थे उसमें जो सेकंड बेसिक कंडीशंस था जो कि 60 + 365, वो अप्लाई नहीं करेगा। तो आप रेजिडेंट कब होंगे? सिर्फ आपके लिए पहला बेसिक कंडीशन है विच इज 182 डेज और मोर। ठीक है सर, नए एक्ट में भी यही है। अगर आप, सेकंड पॉइंट, कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और एज अ क्रू ऑफ अ शिप, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ डेज इन इंडिया है वो डिटरमाइन होगी अकॉर्डिंग टू CDC, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये भी पुराने एक्ट में भी है, नए में भी इसको कंटिन्यू किया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया आते हैं एक विजिट के लिए, ठीक है ना, इंडिया आप आ रहे हैं विजिट के लिए, परमानेंट स्टे के लिए नहीं, विजिट के लिए। आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आपकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख या उससे कम है। ध्यान रखिएगा, इंडियन सोर्स की इनकम अगर 15 लाख से कम है तो फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस भी वैसे ही डिटरमाइन होगा जैसे हमने अभी नोट 1 में डिस्कस किया था। बेसिकली सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई होगा, 182 डेज वाला। जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा, विच इज 60 + 365, वो नहीं देखा जाएगा। अगर आपने 182 डेज इंडिया में है तो आप रेजिडेंट कहलाए जाएंगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशंस वही के वही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। एक और पॉइंट जो पिछले एक्ट में भी था, नए में भी है, कि अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आप इंडिया एक विजिट के लिए आते हैं और अगर आपकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, नोट 3 में 15 लाख से कम थी, नोट 4 में 15 लाख से अगर ज्यादा है तो क्या होगा? तो इस केस में जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है 182 डेज वाला, वो तो है, वो तो वैसे का वैसा ही है। लेकिन जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। उसमें 60 की जगह 120 डेज हो गए, क्यों? उस साल में आप 120 डेज रहते हैं और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज आप रहते हैं, तो भी आप रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एडिशनल कंडीशंस इसमें भी वही के वही हैं, लेकिन इसमें एक कैच है,
वो ये है कि अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया और सेकंड कर दिया 120 प्लस 365 वाला, तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही माने जाएंगे। आपका हमें एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये भी नए एक्ट में भी इन प्रोविजंस को कैरी फॉरवर्ड किया है। आखिरी पॉइंट है डीम्ड रेजिडेंट। ये भी वही है जो पहले हुआ करता था कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना, और आपकी टोटल इनकम ऑफ इंडियन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है सर, और आप यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री में आप लायबल टू टैक्स नहीं है बिकॉज ऑफ योर रेजिडेंस। यानी हो सकता है कि आप इंडिया में एक भी दिन स्टे ना करो, ठीक है ना, और आप एक इंडियन सिटीजन हो, आपकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ऊपर है, और जिस कंट्री में आप रहते हो वहां पे टैक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आप दुबई में रहते हो या फिर केमन आइलैंड, ऐसे कंट्री में रहते हो जहां से आप टैक्स को अवॉइड करो, तो माना जाएगा कि आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है सर, ये सारे प्रोविजंस पुराने एक्ट में भी थे, नए एक्ट में भी है। दोस्तों कुछ और पॉइंट्स जो बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं कि एक एचयूएफ कब बनता है रेजिडेंट। जब एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या कंप्लीटली इंडिया में हो तो वो रेजिडेंट बन जाता है। और एक एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनता है, एचयूएफ का रेजिडेंट स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है, जब उनका जो करता है, उस एचयूएफ का जो करता है वो दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर दिया। एडिशनल कंडीशंस हमने पढ़ा था, 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स में रेजिडेंट होना चाहिए एंड 730 डेज इंडिया में होने चाहिए लास्ट 7 टैक्स ईयर में। ठीक है, तो यानी अगर एक एचयूएफ का बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो एचयूएफ बिकम्स ए रेजिडेंट, एंड कर्ता ने अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है देन दैट एचयूएफ बिकम्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, फर्म एओपी और बीओआई में ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्म एओपी और बीओआई रेजिडेंट तब बनता है जब उसके अफेयर्स पार्टली या कंप्लीटली इंडिया में हो। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की। एक कंपनी रेजिडेंट कब बनता है, एक कंपनी रेजिडेंट तब बनता है जब या दो कंडीशंस इसमें, इन दोनों में से अगर एक सेटिस्फाई हो जाए तो वो कंपनी रेजिडेंट है। पहला है कि इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ इंडिया, 1956 एक्ट में या 2013 एक्ट में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो वो रेजिडेंट बन गया। या फिर सेकंड कंडीशन है उसका POEM पोएम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर वो इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बन गया। ये पुराने एक्ट में भी यही प्रोविजन थे, नए में भी यही प्रोविजन है। सर फिर चेंजेस हैं क्या? दोस्तों चेंजेस जैसे मैंने बताया पॉलिसी लेवल में नहीं है, स्ट्रक्चरल लेवल में चेंजेस है। स्ट्रक्चरल लेवल में चेंजेस यानी जो जिस हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट को स्ट्रक्चर किया है उसमें चेंजेस हैं। पहले आपके एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोवाइजोस होते थे, अब इस सेक्शन 6 में उनको हटा के अलग अलग सब सेक्शंस बना दिए। ठीक है ना, तो अब पहले 6 सब सेक्शन होते थे, अब सेक्शन 6 में 14 सब सेक्शंस है। एक और चेंज जो नोटेबल चेंज है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है, उसके डेफिनेशन में एक माइनर सा चेंज है। मैं एक बार रीड करता हूं आपके लिए। ओल्ड एक्ट में था प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस अ प्लेस where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made। यानी यहां पे वर्ड यूज था एंटिटी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो जगह है जहां पे की डिसीजंस एज एन एंटिटी एज अ होल लिए जाते हैं। अब इस नए एक्ट में एंटिटी की जगह पे वर्ड रिप्लेस्ड है कंपनी। ध्यान से समझिएगा, यहां पे डेफिनेशन है, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज अ होल इन सब्सटेंस आर मेड। तो पर्पस क्या है, एंटिटी के वर्ड को हटा के कंपनी के वर्ड को इंसर्ट किया है। ये भी दोस्तों क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, क्योंकि हम जब हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखते हैं वो एक कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए देखते हैं। तो यहां पे ये बोला गया कि उस एंटिटी के वर्ड को हटा के, हो सकता है कि और भी ग्रुप कंपनीज हो, तो एज एंटिटी एज अ होल नहीं देखना, जिस कंपनी की हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उस कंपनी का हमें देखना है कि की मैनेजमेंट डिसीजंस कहां लिए जा रहे हैं। ये भी क्लैरिफिकेटरी नेचर ही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई पॉलिसी लेवल चेंजेस है। तो अगर मोटा मोटा बोला जाए रेजिडेंशियल स्टेटस पुराने एक्ट में भी और नए एक्ट में भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं एक्ट के अंदर, प्रोवाइजोस को हटा के, एक्सप्लेनेशंस को हटा के सबसेक्शंस को बढ़ाए गए हैं, और एक पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज है। और जैसे मैंने शुरुआत में डिस्कस किया कि प्रीवियस ईयर को हटा के टैक्स ईयर का वर्ड यूज्ड है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज।
Thank you for watching this video.